हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अंदर लेक्चर ऑफ योर सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट क्लास हमने आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अलॉन्ग विद एग्जांपल्स पढ़े थे। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है एड्सॉर्प्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, so this is all about what the adsorption theory of heterogeneous catalyst, ये हमारा टॉपिक है। so this theory explains the mechanism of heterogeneous catalyst। ये थ्योरी बताती है हमको कि what the mechanism basically what all जैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ते हैं, राइट, so many mechanisms are there। so ये थ्योरी भी हमको पूरा with all mechanism बताती है कि कैसे एड्सॉर्प्शन होता है कैटालिसिस की सरफेस पे। द ओल्ड थ्योरी, जो पहले जो थ्योरी थी, दैट इज नोन एज व्हाट एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, जिसको बोला जाता था एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, वाज दैट द रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। जो पहले की थ्योरी थी वो ये बताती थी कि कैसे रिएक्टेंट जो गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं वो कैसे एड्सॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पे कैसे आपके गैसियस और सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स कैसे एड्सॉर्ब होते हैं वो पढ़ते थे। ठीक है, सो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज करता था, ठीक है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेस द रेट। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का सरफेस पे होता था कैटलिस्ट के, उतना ही ज्यादा जल्दी क्या हो जाता था, रिएक्शन का रेट हो जाता था। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है, अगर कोई कैटलिस्ट है, आपके रिएक्टेंट आपके कैटलिस्ट की सरफेस पे जितना ज्यादा बैठेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। वही बोला हुआ है, the increase in concentration of the reactants on the surface increases what the rate of the reaction। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज, कंसंट्रेशन का किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सरफेस, किस पे, सरफेस ऑफ व्हाट, सरफेस पे, किसकी सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ना एड्सॉर्प्शन बीइंग व्हाट, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा था, इट्स व्हाट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उस प्रोसेस में हीट निकलती है। ठीक है, सो एड्सॉर्प्शन व्हाट, इट्स बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो द हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, जो हीट निकल रही है, जो भी एड्सॉर्प्शन मतलब जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब क्या होता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। सो द हीट निकल रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो किस में यूटिलाइज हो रही है, इट इज यूटिलाइज इन इनहेंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। और जो हीट, बिकॉज सिंस एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और वो हीट किस में यूज हो रही है, रिएक्शन के रेट को इनहेंस करने में यूज हो रही है। ठीक है, नाउ द कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट, किसका, कंपाउंड फॉर्मेशन। कैटालिटिक जो एक्शन है, कैसे कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब बेसिकली जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है कैटालिटिक इंटरमीडिएट वाली, ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड आके कैटलिस्ट की सरफेस पे एक्ट करते हैं, जो कि हमने आपके 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, बट इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, so the theory of which you have studied in what 4.5 section, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का है। किसका है, काइनेटिक्स का 4 पॉइंट सेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि हमने नहीं पढ़ा था, बट हम इस वीडियो में पूरी देख लेंगे वो चीज। ठीक है, सो क्या बोला है यहाँ पर, द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन। जो अभी ये मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एक तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, वैसा एड्सॉर्प्शन होना जहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और तब एड्सॉर्प्शन हो रहा है कैटलिस्ट की सरफेस पे। दूसरी थ्योरी क्या है, दी ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो जो अभी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, जो हमारी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, वो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का एंड ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी का। सो द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड, कहां पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी लोकलाइज होती है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सरफेस, कैटलिस्ट का जहां सरफेस होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी वहीं पे लोकलाइज होती है, सरफेस पे, उसके बल्क के अंदर ही, सरफेस पे।
जैसे हमने एड्सॉर्प्शन के केस में पढ़ा था, राइट? एड्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। वैसे कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ, वो उसकी सरफेस पे रहती है, ठीक है। एंड द मैकेनिज्म गिवन, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप, ठीक है। बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज 5 स्टेप्स, आई वांट टू टीच यू द 2 थ्योरीज जो कि है आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या है आपकी? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी आपको याद होगा, जब मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, जैसे टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी और जैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद अगर होगा, कि ये जो ग्राफ होता है, हमने कल भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये होता है आपका, ये जैसे मान लो ये आपका है रिएक्टेंट, क्या है आपका? रिएक्टेंट, और ये बना आपका प्रोडक्ट। जो ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी लगी थी, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी। इसका सिंबल हमने ई यूज किया था। क्या यूज किया था? ई यूज किया था। और ये जो लेवल था, ये लेवल को हमने कहा था, ये पूरी एनर्जी को हमने ये कहा था, और ये एक्चुअली मैक्सिमम एनर्जी जो थी उसको भी हमने एक्टिवेशन कहा था। और जो स्टेट होता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी ये नहीं आएगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहा था इसको हमने। मतलब जैसे कोई आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मैक्सिमम इस लेवल तक जाकर इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है उस स्टेट को क्या बोलते हैं? हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, ठीक है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, ठीक है। सो जो ये लेवल, मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे पहुंचने से पहले ये जो मैक्सिमम पीक अटेंड की, इस स्टेट को क्या कहा? ट्रांजिशन स्टेट। एंड ये जो मैक्सिमम लेवल की एनर्जी, इसको क्या कहा हमने? एक्टिवेशन एनर्जी, ई कहा। क्या कहा? सो जो लेवल की एनर्जी, ये जो इतनी ऊपर तक एनर्जी लेवल हुई, एनर्जी ये क्या कहलाती है? कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगी, मैक्सिमम एनर्जी, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और जो स्टेट है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो में हमने क्या किया था? दूसरे सिनेरियो में हमने आपका कैटलिस्ट यूज किया था, ठीक है। हमने क्या किया था? कैटलिस्ट यूज किया था। सो कैटलिस्ट जब हमने यूज किया तो हमने क्या देखा कि हमने, मान लो आपका कोई भी रिएक्शन, हमने उसमें एक कैटलिस्ट यूज कर लिया, लाइक आयरन, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लिया। अब क्या होगा? ये आयरन, ये कैटलिस्ट क्या करेगा? ये जो एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आप मान लो ये यहां से पूरा यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो उसको एनर्जी तो ज्यादा लग रही है, इसको समय भी तो ज्यादा लग रहा है, कितना टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है यहां से यहां तक जाने में। अब जस्ट इमेजिन, मान लो, कर लो कि ये रिएक्टेंट के साइड में एक गांव है, ये प्रोडक्ट भी एक गांव है, बीच में पहाड़ है, ठीक है। तो ये पहाड़ जितना छोटा होगा उतना ही तो गांव वालों को दूसरी जगह जाने के लिए आराम होगा। अगर कोई गांव, रिएक्टेंट गांव में रहता है और वो प्रोडक्ट के गांव में जाना चाहता है, तो उसको इतना लंबा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी। सो ये कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ना ही साथ, मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी तो कम करता ही है, ठीक है, साथ में टाइम भी कम कर देता है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसको बहुत टाइम भी तो लग रहा होगा। सो कैटलिस्ट क्या करेगा? ये तो कम करेगा, इसका टाइम भी कम कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल तो कम करेगा और साथ में टाइम भी कम कर देगा, और रिएक्शन फट से हो जाएगा। मीन्स जैसे ही आप कैटलिस्ट दे दोगे रिएक्शन में, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ अब कोई रिएक्टेंट पे है, जस्ट इमेजिन गांव है ये, यहाँ पे कोई इंसान है, अब उसको इस तरह जाने में ज्यादा कम समय लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए, यहां तक जाने के उसको ज्यादा टाइम लगता, मतलब टाइम तो कम लग रहा है, साथ में क्या हो रहा है? जल्दी पहुंच जा रहे हैं, स्पीड बढ़ गई। क्या बढ़ गया? स्पीड बढ़ गई। दूसरी चीज क्या बढ़ गई? एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको कम लग रही है, लो एक्टिवेशन एनर्जी में भी काम हो जा रहा है। तीसरी चीज, आपका टाइम भी कम लग रहा है, लेस टाइम हो गया, ठीक है।
तो बेसिकली कैटलिस्ट यही करता है। अब हम आपको ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन जो थ्योरी है वो समझाते हैं कि वो कैसे थी, ठीक है, कैसे होती है वो थ्योरी, वो कैसे वर्क करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले लो, जैसे आपका है A प्लस बी, आपका बना रहा है AB दे रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट X। किस प्रेजेंस? कैटलिस्ट के प्रेजेंस, X कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। नाउ हमने कहा ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करना है और हमको समझना है कि कैसे हो रहा है, ये कैटलिस्ट कैसे एक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का जो सरफेस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन का कैटलिस्ट, ये क्यूबॉइडल शेप का कैटलिस्ट है, ठीक है। तो कैटलिस्ट किस पे रिएक्ट करेगा? ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज है A एंड B, ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं ये सरफेस पे एक्ट करेंगे, दोनों में से एक या दोनों। इस कैटलिस्ट की सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसकी सरफेस, बल्क पे नहीं, इसकी सिर्फ सरफेस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ए, जस्ट इमेजिन A या B, A आपके X के साथ सरफेस पे जाके बैठ रहा है, तो क्या होगा, ये तो आपको पता है, ये मेन इक्वेशन यही बनेगी। तो फर्स्ट इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म ये होगी, पहले आपका A कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वो जाके X की सरफेस पे बैठेगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, AX बना देगा, ठीक है, AX की सरफेस पे बैठ गया। नाउ ये AX जो है अगेन वो किसके साथ, रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? B के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, AB, और ये आपका X बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, AB बन जाएगा और आपका X बाहर निकल जाएगा, ठीक है, AB बन जाएगा और आपका X बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली बन तो हमारा यही इक्वेशन बनी। और कैसे कैटलिस्ट ने एक्ट किया, फर्स्ट A जो स्पेसीज थी वो जाके X की सरफेस पे बैठ गई, जो मैंने बताया, जैसे A आके X की सरफेस पे, ये आपका X था, इसकी सरफेस पे बैठ गया, X की सरफेस पे बैठ गया, ये AX बन गया। अब ये इस AX के साथ आपका ये B रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये B ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, AB, और फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ, AB बन गया आपका कंपाउंड प्रोडक्ट, और फिर आपका कैटलिस्ट बाहर आ गया। जो मैंने कहा था आपको, जब मैं आपको पढ़ा रही थी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी कोई कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जितना अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज हुआ था वो लास्ट में जाके उतना अमाउंट रिकवर हो जाता है। आपने पहले X दिया था कैटलिस्ट, इसके साथ पहले कंबाइन किया, AX बनाया, AX B के साथ रिएक्ट करा, फिर आपका AB और X निकल गया। मतलब कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है, जो स्टेट में है वो वही स्टेट में रहेगा, वही कंपोजिशन, वही प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की रहेगी। बस it will help the reaction to occur, it is not participate in the reaction, it is not chemically participate in the reaction, but it enhance the rate of the reaction, enhance कर रहा है rate of the reaction। तो अगर हम इसको ग्राफ के से समझे तो ये क्या है एक्चुअली, ये जैसे आप मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, सेम हम ग्राफ समझते हैं। ये हुआ आपके रिएक्टेंट थे A प्लस B, ठीक है, ये थे आपके रिएक्टेंट, ये बने प्रोडक्ट यहाँ पर AB, ये जो लग रहा था आपका ये एनर्जी लेवल था, ठीक है, एनर्जी लेवल था, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट था, और ये जो एनर्जी लग रही थी ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब क्या किया, जब हमने कैटलिस्ट ले लिया, एक X कैटलिस्ट लिया, तो क्या हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ ये आपका मिनिमाइज होके ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। इसका मतलब कि रिएक्शन आपका कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, आप समझो, ऐसे बन रहा है। मतलब सबसे पहले आपका A जो था वो क्या किया, X के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, क्या किया, X के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, देन क्या हुआ, और X के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बना, आपका AX बन गया, ये आपका AX बन गया। इस AX के साथ B ने रिएक्ट किया, यहाँ पर ये एक स्टेट आया, ये एक स्टेट था जिसमें AX बना था, AX के साथ रिएक्ट किया था, ये आपका रिएक्टेंट था इनिशियल। फिर ये बना था इंटरमीडिएट, ये था क्या, इंटरमीडिएट, यही तो है आपका इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट था। एंड उसके बाद ये क्या हुआ, ये B हो गया आपका, ठीक है। अब जो बना यहां पर, ये आपका बना AB प्लस व्हाट, प्लस X, और ये क्या बना आपका, ये था आपका प्रोडक्ट। तो ये जो इंटरमीडिएट बना, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। और आई थिंक ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होती है आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इस तरह से होती है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट आता है, इंटरमीडिएट स्टेट,
उस इंटरमीडिएट स्टेट से आपका कैटलिस्ट एक्ट करता है। कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में जब एक रिएक्टेंट के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट यहां पर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट यहां पर। बेसिकली ये हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये बन रहा है। सो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि कैसे हुआ है। नाउ यहां पर क्या बोला था हमको, द मॉडर्न थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है वो आपकी कॉम्बिनेशन किसकी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जो हमने पढ़ लिया। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी यही होती है जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ी थी, ठीक है। एंड द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, क्या है, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। नाउ हम समझेंगे कि ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या थी, ठीक है। तो ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ओके, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इन द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या होता है आपका, हाँ, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है आपका, यस, आपका जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके पास समझते हैं, इसमें भी आपका कैटलिस्ट एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये इक्वेशन आपने बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी होगी, ये क्या है आपको पता होगा अच्छे से, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या देता है, CH3, ये क्या है आपका, ये इथेन है, इथीन है, ठीक है, इथीन डबल बॉन्ड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या दे रहा है आपका, इथेन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसके प्रेजेंस में दे रहा है, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में दे रहा है। और यहां पर क्या यूज हुआ है कैटलिस्ट की तरह, पैलेडियम, क्या यूज हुआ है, पैलेडियम एक्ट एज व्हाट, कैटलिस्ट। सो ये रिएक्शन केस पे बेस्ड है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है। फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ लिया वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, इसका मैकेनिज्म समझिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये है पैलेडियम की सरफेस, ये है पैलेडियम की सरफेस। एक और पहले मैं चीज बता दूं, अगर पैलेडियम आपका सॉलिड स्टेट में दे रखा है, ठीक है, सॉलिड में दे रखा है, तो उस पे जो एड्सॉर्प्शन होगा, उस पे जो उसका एड्सॉर्प्शन होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर यही पैलेडियम पाउडर्ड पार्ट में हो, जैसे ये कंटेनर में पाउडर्ड पार्ट में ले रखा है, तो इस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा, बिकॉज ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, आपने ये दूध, एक ग्लास ऑफ दूध ले लिया, उसमें आपने शुगर के क्यूब्स डाल दिए, तो जल्दी वो घुरेंगे नहीं, ठीक है, उनको घुरने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले सरफेस का वो हल्का हल्का डिजॉल्व होगा, अंदर बल्क में जाने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर वहीं पे आप पाउडर डालो तो वो जल्दी घुल जाता है। वैसे ही अगर आप पाउडर्ड सरफेस के, ये तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के केस में भी सेम होता है। अगर आप पाउडर बना लोगे तो इनको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा। क्यूब जब था, ये क्यूबिकल शेप जब था तो उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा था, ये सरफेस एरिया, बल्क का जो अंदर का शुगर है वो तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो वैसे ही पैलेडियम के केस में जो अगर सॉलिड पार्ट, क्यूबिकल पार्ट या फिर कोई सॉलिड है तो उसमें उसको ज्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है, बट अगर वो पाउडर्ड है तो ज्यादा सरफेस एरिया है। तो आप जैसे इमेजिन कर लो, ये आपका पैलेडियम का सरफेस है, पाउडर्ड सरफेस है पैलेडियम का। अब क्या हुआ, अब ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस दी गई इसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन हमको पता है हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पैलेडियम की सरफेस के, ठीक है, जैसे पैलेडियम छोड़ दिया हाइड्रोजन गैस, मतलब पैलेडियम की सरफेस बिछी हुई थी, पैलेडियम पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट था। अब क्या किया, हाइड्रोजन गैस को दे दिया। जब हाइड्रोजन गैस को दिया तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये धीरे धीरे इसकी सरफेस के पास जाएगी, पैलेडियम की सरफेस के पास। जिससे पैलेडियम की सरफेस के पास जाने लगेगी तो इनके बीच ये क्या करेगी, पैलेडियम के सरफेस के साथ थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाने लगेगी। क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाने लगेगी, ठीक है। क्यों बनाने लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैलेडियम का जो सरफेस है इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैलेडियम और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है, और मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये केमिजॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन कर रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है ना इनके बीच में भी। तो मैंने आपको बताया था केमिजॉर्प्शन में जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो वही रिएक्टेंट, वही स्पीसीज को एब्जॉर्ब करना चाहेगी जिसके साथ वो केमिकल बॉन्ड बना सके। तो ये पैलेडियम की सरफेस है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है, तो ये क्या करेगी, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने लगेगी। तो हाइड्रोजन इसके साथ भी स्लाइटली बॉन्ड बना लेगा, स्लाइटली अभी बना नहीं है पूरा, स्लाइटली बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लगेगी, आपको पता है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है,
दोनों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके तो एक बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ पैलेडियम के साथ बॉन्ड बनाने लगा है, तो मतलब क्या है, इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ये भी थोड़ा वीक होने लगेगा, ठीक है। ये बॉन्ड भी वीक होने लगेगा, इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, इधर उधर भी शेयरिंग होने लगी है, ठीक है। इसकी तरफ भी थोड़ा होने लगा है, केमिस ऑप्शन बनाने लगा है। नाउ इस केस में क्या आएगा आपका यहां पर ये आएगा CH2 CH3, ठीक है, सॉरी CH2 CH2 मतलब इथेन मॉलिक्यूल अब कैसे एक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन की सरफेस थी, यहां पर आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, ये आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे। इनके जो बीच का बॉन्ड था जैसे ही आएगा, वैसे ही बहुत वीक बॉन्ड था, जैसे ही आएगा ये बॉन्ड इनके बीच का टूट जाएगा और ये आपस में डबल बॉन्ड बना के आए थे, राइट। और ये थोड़ा थोड़ा इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे, किसके साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे, अभी पूरा टोटल बॉन्ड नहीं बनाए क्योंकि कार्बन की आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। ये देखो कार्बन इसमें कितना है, एक बॉन्ड, यहाँ 2 3, और अगर ये बॉन्ड बना लिया तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो मतलब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 है, और ये इसके साथ पूरा बॉन्ड बनेगा तो ये ऑक्टेट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना कंडीशन, क्योंकि देखो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड बना ले तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड, एक कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है ना, और नीचे भी एक हाइड्रोजन, 5 हो गए, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब ये जो आके इसके साथ अटैच किया CH2 और ये H, इनके बीच का जो बॉन्ड था ये थोड़ा थोड़ा वैनिश हो गया, क्या हो गया, वैनिश हो गया, ठीक है, वैनिश हो गया क्योंकि अल्टीमेटली इसके साथ बॉन्ड बनेंगे। अब जो ये बॉन्ड है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी फुलफिल नहीं होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन थे जो पैलेडियम के साथ अटैच कर रहे थे, इस पैलेडियम की मदद से ये मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर चिपक गए। वंस ये इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे इथेन के ऊपर, ये हाइड्रोजन्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, पैलेडियम की सरफेस से डिटैच हो जाएंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा अट्रैक्टिव अपनी तरफ खींच लेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड है अपनी तरफ खींच लेगा। पैलेडियम का काम क्या था, अपनी तरफ इसको हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करना, थोड़ा केमिस ऑप्शन करना। वंस ये आपका इथेन मॉलिक्यूल आ गया, इथेन ने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब इथेन ने क्या कर दिया, ये इनके बीच का बॉन्ड टूट गया, ये बन गया CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, कंप्लीट बॉन्ड बना लिया। ये भी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लिया, ये भी 2 था, कंप्लीट बॉन्ड, और ये इसकी सरफेस से इनको रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके साथ अगर इसने पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब ये इसके साथ तो अटैच होकर नहीं रह सकता, मतलब ये फ्री बन जाएगा। और ये क्या बन गया, यही तो है आपका, ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका CH3 और CH3, ठीक है, यही बन गया। तो ये रिएक्शन क्या थी, CH2 आपका इथेन था, हाइड्रोजन दिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया, दैट इज व्हाट सॉलिड कैटलिस्ट, जिसने क्या किया, जिसने फैसिलिटेट किया ये रिएक्शन, स्पीड बढ़ा दी रिएक्शन की, हाइड्रोजन को सरफेस दी ताकि वो इस पे आके केमिजॉर्प्शन कर सके, केमिजॉर्ब मतलब एड्सॉर्ब हो सके इसकी सरफेस पे। वंस ये एड्सॉर्ब हो गया, इनके बीच का बॉन्ड वीक हो गया, वंस ये बॉन्ड जब वीक हुआ तभी जो आपका इथेन मॉलिक्यूल आया इसके साथ रिएक्ट कर पाया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड इनका बीच का बॉन्ड वीक था, तो ये कंप्लीटली टूट गया जैसे ही इथेन मॉलिक्यूल आए। इथेन मॉलिक्यूल है, अब इथेन के पास डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड जब तक रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ ये फुल्ली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये बॉन्ड इनका टूट के इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद किया, और वंस ये बॉन्ड बन गया तो ये जो सरफेस पे था केमिजॉर्प्शन कर रहा था, ये इसकी सरफेस को छोड़ दिया और आपका कंपाउंड बना दिया, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, ठीक है, और आपका कंपाउंड बन गया ये। तो ये क्या था आपका, ये ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी आपकी, ठीक है। नाउ हम क्या पढ़ रहे थे, हम बेसिक जो 5 पॉस्टुलेट्स हैं, जो आई नो ये थोड़ी डिटेल टॉपिक चला गया क्योंकि मैं चाहती थी आपको अच्छे समझ में आए, तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया वही मैकेनिज्म है। तो मॉडर्न थ्योरी क्या थी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या था, मॉडर्न थ्योरी एड्सॉर्प्शन की थी, मॉडर्न जो थ्योरी हुई एड्सॉर्प्शन की ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसने किस किस को इन्वॉल्व किया, उसने इंटरमीडिएट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को इन्वॉल्व किया, प्लस ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी को इन्वॉल्व किया। मैंने शॉर्टकट में लिखा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, आप ऐसा नहीं भी आप फुल भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, मैंने आपको बस लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और एड्सॉर्प्शन ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, ये होगा। इन दोनों को मिला के क्या बन गई आपकी मॉडर्न,
क्या हुई? मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है? आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ना हम जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्या बोला है? जो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो किसकी सरफेस पे होती है प्रेजेंट? वो कैटलिस्ट की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप, और इसके लिए जो मैकेनिज्म होती है वो 5 स्टेप इन्वॉल्व करती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज व्हाट? द डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो हमने पहले बताया था आपको, डिफ्यूजन किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे कि आप इस केस में देखो, किसका डिफ्यूजन हुआ? ये ए का डिफ्यूजन हुआ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एक्स पे। यहां पर भी क्या था? ये आपका हाइड्रोजन था, ये रिएक्टेंट ही था। इसका डिफ्यूजन हुआ किस पे? कैटलिस्ट के सरफेस पे। कैटलिस्ट ये पैलेडियम था, इसकी सरफेस पे, ठीक है। सो डिफ्यूजन, फर्स्ट स्टेप आपका डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि एड्सॉर्प्शन हो जाएगा किसका? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उनका सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। सोचते रहिए, दिमाग में जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी ना उसको समझते रहिए। नाउ थर्ड, अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन बनेगा, ठीक है। अकरेंस किसका होगा? केमिकल रिएक्शन का अकरेंस होगा ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट की सरफेस पे, ठीक है। थ्रू व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे देखो, केमिकल रिएक्शन हुआ, AX के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये X इसके साथ में रिएक्शन करना चाहता था, इसकी सरफेस, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे डिफ्यूज हो गया। देन क्या हुआ? ये इसके साथ रिएक्शन किया तो ये क्या डिफ्यूज होने के बाद क्या बनाया? ये इंटरमीडिएट बनाया। क्या बनाया? इंटरमीडिएट। तो वही बोल के रखा है, अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैसे बना इंटरमीडिएट? बाई विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑन व्हाट? कैटलिस्ट की सरफेस पे। थ्रू व्हाट? थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन से आपका क्या हो गया? आपका कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। वही हुआ अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन दी कैटलिस्ट की सरफेस पे थ्रू व्हाट? थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या कर रहा है? बेसिकली इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यही कर रहा है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसकी सरफेस पे? कैटलिस्ट की सरफेस पे। नाउ इस सब के बाद द फोर्थ स्टेप क्या है? डीसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बन गया है वो डीसॉर्प्शन हो रहा है। डीसॉर्प्शन मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस पे आके बैठ जाना। डीसॉर्प्शन सरफेस से निकल जाना। तो डीसॉर्प्शन आएगा वंस, मैंने आपको बताया था, ये कैटालिट ये बन गया था, फिर डीसॉर्प्शन हो जाएगा। ये जो एब्जॉर्ब हुआ था उसके बाद क्या होगा? ये डीसॉर्प्शन हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब हो चुका था यहाँ पर, उसके नेक्स्ट स्टेप में ये इसकी सरफेस से डीसॉर्प्शन हो गया। डीसॉर्प्शन, तो वही बोल के रखा है, डीसॉर्प्शन ऑफ व्हाट? रिएक्शन प्रोडक्ट। और ये जो बन गया आपका, ये रिएक्शन प्रोडक्ट हो गया। सो डीसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम व्हाट? From the catalyst surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur। और अगेन ये सरफेस पैलेडियम की पैलेडियम जैसी रह गई, मतलब जो हमने कैटलिस्ट यूज किया वो पैलेडियम वैसा का वैसे रह गया। अब ये पैलेडियम को हम अदर रिएक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट बस एक रिएक्शन में सपोर्ट करता है एक रिएक्शन को होने का फास्ट तरीके से, ठीक है। खुद उसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है कंपाउंड का, फिर उसके बाद वो डिसॉर्प्शन की तरह से वो निकल जाता है, कंपाउंड आपका निकल जाता है और कैटलिस्ट आपका एज इट इज रहता है। फिर से आप वो कैटलिस्ट को कोई और अदर रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। तो वही बोला हुआ है, एंड देयर बाय व्हाट? मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। नाउ फिफ्थ पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। जो डिफ्यूजन होता है, जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना उसका क्या हो जाएगा? वो दूर चला जाएगा कैटालिटिक सरफेस से, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क, मतलब जो सरफेस होगी कैटलिस्ट की हैज फ्री वैलेंसीज। क्या होती है? फ्री वैलेंसीज विच प्रोवाइड सीट फॉर द केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि क्यों कैटलिस्ट की सरफेस पे आके ये रिएक्शन हो रहा है, क्यों ये आके हाइड्रोजन यहाँ बैठा, क्योंकि जो कैटलिस्ट की सरफेस है उसकी सरफेस पे क्या होती है? फ्री वैलेंसीज रहती हैं, फ्री आयंस रहते हैं, ठीक है, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो आके इसकी सरफेस पे बैठ सकें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर सकें। क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पे भी क्या होती है? आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सरफेस पे, बल्क में नहीं। बल्क की फोर्स तो बैलेंस्ड होती है, सरफेस पे क्या होती है? आपकी अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं। और इसी वजह से आपका जो रिएक्टिंग स्पीसीज आके बैठ जाता है, वंस अपना काम करता है, प्रोडक्ट बनाता है, अगले स्टेप में डिसॉर्प्शन होकर निकल जाता है।
तो वही बताया है, ठीक है। व्हेन ए गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब बोला है जब कोई गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, जब सरफेस के साथ गैस कॉन्टैक्ट में आती है, इट्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप देयर ड्यू टू लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसके मॉलिक्यूल क्यों आके बैठ जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाता है, एक लूज केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। लूज कॉम्बिनेशन हो जाता है मतलब जो आपस में गैस मॉलिक्यूल थे उनके बीच में लूज केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, और वो सरफेस के साथ अपना बॉन्ड, और क्या बोल सकते हैं, वीक वैन वॉल नहीं, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड ही बनेगा, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। सो इफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब साइड बाय साइड, दे में रिएक्ट विद ईच अदर। और अगर ऐसे ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ और एक मॉलिक्यूल आके बैठे तो ये क्या करेंगे, सरफेस के साथ कुछ रिएक्शन करेंगे। अगर कुछ और अलग अलग मॉलिक्यूल आके बैठ गए तो ये आपस में भी रिएक्शन करने लगेंगे, ठीक है। सो वही बोला है, इफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब साइड बाय साइड अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दे में रिएक्ट विद ईच अदर, वो आपस में भी रिएक्ट कर लेंगे और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड बना देंगे। न्यू कंपाउंड फिर इनकी सरफेस के साथ क्या करेगा, कैटलिस्ट की सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दस फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स में इवापोरेटेड लीविंग द सरफेस फॉर फ्रेश रिएक्टेंट। एंड वंस जब ये कंपाउंड बन जाएंगे तो क्या होगा, ये सरफेस को लीव कर जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही होता है ना, जैसे आपकी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पे कैटलिस्ट की सरफेस है, मॉलिक्यूल्स आके बैठते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, ये आपस में इसके साथ थोड़ा बॉन्ड बना लिए सरफेस के साथ, क्योंकि सरफेस पे फ्री आयंस रहते हैं, ठीक है। फ्री आयंस और यू कैन से फ्री वैलेंसीज रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब क्या हुआ, दूसरे और मॉलिक्यूल आके इसकी सरफेस पे बैठ गए। सरफेस पे बैठ गए मतलब इनके बीच में भी आपस में कोई बॉन्ड बन गया, तो ये केमिकल कंपाउंड बना देंगे, ये एक न्यू कंपाउंड बना देंगे। वंस ये न्यू कंपाउंड बना देंगे, इसके साथ भी थोड़ा बहुत बॉन्ड बनाएंगे, फिर डिसऑर्प्शन का प्रोसेस होगा, फिर ये सारे के सारे इसके ऊपर से निकल जाएंगे और ये सरफेस फिर से एज इट इज रह जाएगी और इस पे नया कोई कंपाउंड आके फिर से एब्जॉर्प्शन कर सकता है। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। ये थ्योरी बताती है कि कैटलिस्ट क्यों आपका अनचेंज रहता है, उसके मास के रिस्पेक्ट में केमिकल कंपोजिशन भी उसका सेम रहता है, मास भी उसका सेम रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका कैटलिस्ट तो यूज नहीं होता है, कैटलिस्ट बस एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए ये थ्योरी हमको बताती है कि कैटलिस्ट का मास और आपका कैटलिस्ट का केमिकल कंपोजिशन क्यों चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है। एंड इज इफेक्टिव, क्या लिखा है, एंड इज इफेक्टिव इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। और जब कैटलिस्ट को जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करो, अगर आपने रिएक्टेंट आपका 50 mg है तो जरूरी नहीं आप 50 mg कैटलिस्ट यूज करो, आप 2 mg कैटलिस्ट यूज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस कैटलिस्ट रिएक्शन में आपको फैसिलिटेट कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है, बढ़ा रहा है। सो इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। सो ये जो थ्योरी थी इसने ये सब तो बता दिया कैटलिस्ट के बारे में, इसने दो चीज नहीं बता पाई, वो क्या थी आपकी, एक्शन क्या होता है कैटालिटिक प्रमोटर का और कैटालिटिक पॉइजन का, कैसे वो एक्ट करते हैं प्रमोटर्स और पॉइजन्स। जैसे कि हमने आयरन का केस लिया था तो उसमें हमारा मॉलिबेंडम था, और हमारा पॉइजन के केस में हम CO का एग्जांपल लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो नहीं एक्सप्लेन किया, बट इसने ये बता दिया कि कैसे कैटलिस्ट अपना मास और अपना प्रॉपर्टीज केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज करता है इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट पढ़ेंगे एंड होप वी विल कंप्लीट दिस शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ऑल्सो, जो कि जियोलाइट कहलाता है, जो जियोलाइट की वजह से होता है, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट भी शायद हम कंप्लीट कर पाए। सो टिल देन आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।